अर्थशास्त्र शब्द अंग्रेज़ी भाषा के शब्द इकोनॉमिक्स का हिंदी अनुवाद है। इकोनॉमिक्स शब्द का सर्वप्रथम उपयोग लगभग 2000 वर्षों पहले यूनानी चिंतक अरिस्तु या एरिस्टोटल द्वारा किया गया था। इकोनॉमिक्स शब्द दो यूनानी भाषा के शब्दों इको, जिसका तात्पर्य है घर, तथा नोमोस, जिसका अर्थ है अकाउंट्स या लेखा, को मिलकर बना है। इस विषय का विकास पारिवारिक लेखों को कैसे रखा जाए, इससे शुरू होकर आज के व्यापक विषय तक पहुंचा है। एडम स्मिथ, जो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक हैं, ये पुस्तक उन्होंने 1776 में लिखी थी। वे अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं क्योंकि पहली बार विषय का व्यवस्थित विवेचन इनके द्वारा दिया गया था। वैसे जब से मानव समाज है तब से अर्थशास्त्र है। भारत में सर्वप्रथम बृहस्पति द्वारा वार्ताशास्त्र रचा गया था। अतः वे अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। यह कार्य उन्होंने करीब 7000 वर्षों पहले किया था। भारत में इसके बाद कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक लिखी गई। लगभग 300 ईसा पूर्व में। उनके अनुसार मनुष्यों के व्यवहार या जीविका को अर्थ कहते हैं। मनुष्यों से युक्त भूमि का नाम ही अर्थ है। इस भूमि से लाभ प्राप्त करने और इसकी रक्षा करने के उपायों का निरूपण करने वाला शास्त्र ही अर्थशास्त्र कहलाता है। यदि हम पुनः विश्व में आधुनिक परिभाषा की ओर जाएं, तो आज के युग में अर्थशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार की जाती है। इसको वह सामाजिक विज्ञान माना जाता है जिसका उद्देश्य सीमित साधनों, जिनका वैकल्पिक उपयोग हो, तथा मनुष्य की असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए साधनों के आवंटन के लिए किया जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र में अध्ययन की कई विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें हम अलग अलग रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। इसमें से वर्गीकरण का एक रूप है समष्टि अर्थशास्त्र व व्यष्टि अर्थशास्त्र, अर्थात मैक्रो इकोनॉमिक्स तथा माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा वर्गीकरण का स्वरूप है अर्थशास्त्र को वास्तविक अर्थशास्त्र तथा आदर्शवादी अर्थशास्त्र के रूप में वर्गीकृत करना। तीसरे तरीके से विधि के रूप में अर्थशास्त्र को स्थैतिक अर्थशास्त्र, तुलनात्मक स्थैतिक अर्थशास्त्र तथा प्रावैगिक अर्थशास्त्र या आर्थिक विश्लेषण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के प्रस्तुत प्रश्नपत्र में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र के रूप में किस तरह से इसको वर्गीकृत किया जाता है, इसका अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र के रूप में किया जाता है। यह हमने देखा भी।
यह वर्गीकरण सबसे पहले 1933 में नॉर्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर रैगनर फ्रिश के द्वारा किया गया था। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं जैसे एक उपभोक्ता के उपभोग की समस्या अथवा एक फर्म की कीमत निर्धारण की समस्या का अध्ययन किया जाता है। इसे कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्याओं जैसे सारी अर्थव्यवस्था के कुल उपभोग, सामान्य कीमत स्तर, कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय आदि का अध्ययन किया जाता है। इसे आय तथा रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने परिभाषाएं किस प्रकार से दी हैं। प्रमुख परिभाषाओं में वॉटसन की परिभाषा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध छोटी इकाई से है। यह उपभोक्ताओं, उत्पादकों तथा बाजार के व्यवहार से संबंधित है। प्रोफेसर लेफ्टविच के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों जैसे व्यक्तिगत उपभोक्ता, साधनों के स्वामी और व्यापारिक फर्मों की आर्थिक क्रियाओं से है। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक फर्म, एक गृहस्थ व्यक्ति की मजदूरी, आय, व्यक्तिगत कीमत, उद्योग तथा वस्तु का अध्ययन किया जाता है। गार्डनर एक्ले के शब्दों में कीमत तथा मूल्य का सिद्धांत, परिवार का सिद्धांत, फर्म एवं उद्योग का सिद्धांत, अधिकतम उत्पादन तथा कल्याण सिद्धांत व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार हैं। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साधनों के बंटवारे से है। इसका संबंध किन समस्याओं से है वो बताता है। इसका क्षेत्र क्या है, जैसे मांग का सिद्धांत, उत्पादन का सिद्धांत, कीमत निर्धारण का सिद्धांत, साधनों की कीमत का सिद्धांत, अर्थात मजदूरी, ब्याज, लगान, लाभ आदि के सिद्धांत, साधनों का इष्टतम बंटवारा अर्थात कुशलतम तरीके से उत्पादन के साधनों को उपभोक्ता, फर्म इत्यादि के बीच में बांटना और संतुलन की शर्तें निर्धारित करना। इसके अतिरिक्त कल्याण अर्थशास्त्र भी व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आता है। कल्याण अर्थशास्त्र एक आदर्श अर्थव्यवस्था की परिभाषा देने का प्रयत्न करता है। इसका संबंध लोगों के उपभोक्ता तथा उत्पादकों के रूप में कल्याण में वृद्धि से है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व क्या है, क्यों हम इसका अध्ययन करते हैं? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला, अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझने में व्यष्टि अर्थशास्त्र हमारी सहायता करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत इसके अतिरिक्त भविष्यवाणी के आधार पर बनाए जा सकते हैं, परंतु ये भविष्यवाणियाँ कुछ शर्तों पर निर्धारित होती हैं। ये भविष्यवाणी का कार्य भी व्यष्टि अर्थशास्त्र करता है। इसके अतिरिक्त आर्थिक नीतियाँ व्यष्टि अर्थशास्त्र कुछ सीमा तक इनकी उपयुक्तता को व्यक्त करता है। उदाहरण के लिए किसी वस्तु के उपभोग तथा उत्पादन पर लगे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों के प्रभाव को व्यष्टि अर्थशास्त्र के विश्लेषण द्वारा आसानी से जाना जा सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में सरकार की कीमत नीति तथा मजदूरी नीति के औचित्य से एक फर्म द्वारा स्रोतों के आवंटन के विश्लेषण का भी निर्धारण किया जा सकता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र यह भी व्यक्त करता है कि देश के निवासियों के हित में राशनिंग की नीति को अपनाना उचित है
अथवा नहीं। जैसा हमने पहले देखा, आर्थिक कल्याण का संबंध सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने का संबंध व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रयोग से निर्धारित होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अध्ययन में व्यष्टि अर्थशास्त्र सहायक है। लीनियर प्रोग्रामिंग के अध्ययन में व्यष्टि अर्थशास्त्र सहायक है। उत्पादन के साधनों के इष्टतम उपयोग में, जैसे हमने देखा, व्यष्टि अर्थशास्त्र सहायक है। इसके अलावा एक बाह्यताओं की समस्या उत्पन्न होती है जब किसी वस्तु का उत्पादन अथवा उपभोग पैदा करने वाले, बेचने या खरीदने वाले व्यक्तियों की तुलना में अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करता है। ये बाह्यताएं बाहरी बचतों अथवा बाहरी हानियों के रूप में हो सकती हैं। बाहरी बचतें तब उदय होती हैं जब किसी वस्तु के उत्पादन अथवा उपभोग से अन्य व्यक्तियों को व्यक्तिगत लाभ मिलता है, और बाहरी हानियाँ तब उदय होती हैं जब किसी वस्तु के उत्पादन अथवा उपभोग से अन्य व्यक्तियों को व्यक्तिगत हानि पहुँचती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र यह स्पष्ट करता है कि बाह्यताएं तब उदय होती हैं जब कीमत संयंत्र की स्वतंत्र कार्यप्रणाली आर्थिक कुशलता प्राप्त करने में असफल हो जाती है, क्योंकि ये व्यक्तिगत उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं से बाहर अन्य व्यक्तियों को मिलने वाले लाभ अथवा हानियों को ध्यान में नहीं रखती। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक वित्त में भी व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण सहायक होता है। प्रबंध संबंधी निर्णय जो व्यावसायिक फर्मों को लेने पड़ते हैं, इस संबंध में लागतों तथा मांग के विश्लेषण द्वारा बनाई गई नीतियाँ बहुत महत्व रखती हैं, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आती हैं। इसी प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक जगत की जटिल समस्याओं को समझने के लिए मॉडलों के निर्माण में सहायक होता है। प्रोफेसर लर्नर के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र यह समझने की सुविधा देता है कि बुरी तरह से जटिल, अस्त व्यस्त, असंख्य तथ्यों के लिए व्यवहार के मॉडल बनाकर, जो काफ़ी हद तक वास्तविक घटनाओं के समान होते हैं, उनके समझने में व्यष्टि अर्थशास्त्र सहायक होता है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण आधुनिक आर्थिक सिद्धांत की एक बहुत ही उपयोगी एवं महत्वपूर्ण शाखा है। परंतु साथ ही व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमा भी है। जैसे यह स्थैतिक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में अधिकतर अज्ञात्मक विश्लेषण या स्थैतिक विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत बहुत से आर्थिक तत्व स्थिर मान लिए जाते हैं। अतएव अर्थशास्त्र का यह भाग काफ़ी सीमा तक अवास्तविक माना जाता है। इसलिए दूसरी सीमा आती है कि इससे गलत निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तीसरा, यह अवास्तविक मान्यताओं को लेकर चलता है, जैसे पूर्ण रोजगार, पूर्ण प्रतियोगिता, जो वास्तविक जीवन में नहीं पाई जाती हैं। इसकी एक सीमा ये भी है कि इसका क्षेत्र बहुत सीमित है। कई महत्वपूर्ण आर्थिक नीतियों तथा समस्याओं जैसे राजस्व नीति, मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी आदि का इसके अंतर्गत अध्ययन नहीं किया जा सकता है। संक्षेप में प्रोफेसर बिलास का कथन सही प्रतीत होता है। यद्यपि व्यष्टि अर्थशास्त्र उपयोगी है, परंतु सिर्फ सिद्धांतों से चकाचौंध नहीं हो जाना चाहिए। यह अर्थशास्त्र के लिए विश्लेषण का उपकरण मात्र है, जिसे इतिहास, सांख्यिकी तथा गणित जैसे अन्य उपकरणों सहित प्रयोग में लाना चाहिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र के विस्तृत विवेचन के बाद अब हम देखते हैं समष्टिगत अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स अंग्रेजी भाषा का मैक्रो शब्द ग्रीक के मैक्रोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है बड़ा। अर्थात समष्टिगत अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्याओं का सारी अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से अध्ययन किया
जाता है, जैसे कुल उपभोग, कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय, कीमत स्तर आदि। आर्थिक विचारधारा के उद्गम के प्रारंभिक काल से ही अर्थशास्त्री समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते रहे हैं। परंपरागत अर्थशास्त्री केन्स, मौद्रिक अर्थशास्त्री इत्यादि ने अपने अपने तरीके से समष्टि अर्थशास्त्र का विवेचन किया है। तो आइए इसके बारे में जानने के लिए हम विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई इसकी परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार समष्टिगत आर्थिक सिद्धांत अर्थशास्त्र का वह भाग है जो अर्थशास्त्र के कुल औसत तथा कुल समूहों का अध्ययन करता है। दूसरे प्रमुख अर्थशास्त्री जो समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हैं वो हैं प्रोफेसर शैपिरो। इनके अनुसार समष्टिगत अर्थशास्त्र सारी अर्थव्यवस्था के कार्यकरण से संबंधित है। एक प्रमुख समष्टिगत अर्थशास्त्री गार्डनर एक्ले के अनुसार समष्टिगत अर्थशास्त्र का संबंध इस प्रकार के तत्वों से है जैसे किसी अर्थव्यवस्था का कुल उत्पादन, उनके साधनों का किस सीमा तक उपयोग हो रहा है, राष्ट्रीय आय का आकार तथा सामान्य कीमत स्तर। समष्टिगत अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है? इसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, रोजगार का सिद्धांत, मुद्रा का सिद्धांत, सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत, आर्थिक विकास का सिद्धांत तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत। इस प्रकार इसका क्षेत्र काफी व्यापक है। निश्चित तौर पे इसके लाभ या महत्व भी अवश्य हैं, तो हम देखते हैं इसके लाभ या इसका महत्व क्या है। 1930 के दशक में आधुनिक काल की प्रमुख पुस्तक रोजगार, ब्याज तथा मुद्रा के सामान्य सिद्धांत का प्रकाशन हुआ। यह जॉन मेनर्ड केन्स के द्वारा लिखी गई थी। इसके साथ ही समष्टिगत अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अर्थव्यवस्था के सामूहिक संचालन को समझने में समष्टि अर्थशास्त्र हमारी सहायता करता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था बहुत ही जटिल है। इसमें बहुत से आर्थिक तत्व कार्य करते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अर्थव्यवस्था के संगठन और संचालन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल व्यक्तिगत इकाइयों या व्यष्टि अर्थशास्त्र पर ही निर्भर नहीं रहा जा सकता। कई बार व्यष्टि के लिए जो सही होता है या व्यक्तिगत इकाई के लिए जो सही होता है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं होता। इसलिए पृथक रूप से सारी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र अपरिहार्य हो जाता है। इसी से संबंधित है राष्ट्रीय आय का अध्ययन। यह समष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा ही संभव होता है। प्रत्येक देश के लिए अपनी योजना संबंधी, जन कल्याण संबंधी या युद्ध संबंधी नीतियों को बनाने के लिए राष्ट्रीय आय का ज्ञान बहुत आवश्यक है और यह समष्टि विश्लेषण द्वारा ही संभव हो सकता है। इसी तरह से आर्थिक नीति का निर्माण समष्टिगत अर्थशास्त्र को बहुत महत्वपूर्ण बना देता है, क्योंकि सरकार की आर्थिक नीतियों का संबंध व्यक्तियों से न होकर व्यक्तियों के समूह से होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यापार चक्रों के अध्ययन में सहायक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक समस्या है और
प्रत्येक देश को पूरी तरह से प्रभावित करती है। दूसरी चीज़ जो प्रत्येक देश को प्रभावित करती है वो है कीमत स्तर में परिवर्तन, मुद्रास्फीति इत्यादि। सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र द्वारा किया जाता है। आर्थिक विकास का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। इसके अलावा व्यक्तिगत अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में भी समष्टि अर्थशास्त्र सहायक है। उदाहरण के लिए व्यक्तियों के समूहों के व्यवहार का अध्ययन जब किया जाता है और निष्कर्ष निकाला जाता है तो वह समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है और व्यष्टिगत अर्थशास्त्र से काफ़ी अलग होता है, क्योंकि व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के नियमों को संबंधित सामूहिक तत्वों का अध्ययन किए बिना नहीं बनाया जा सकता है। भौतिक कल्याण का अनुमान, आर्थिक नियोजन, अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं, आर्थिक क्षेत्रों का अंतर संबंध इत्यादि को समझने में, इनके विवेचन में समष्टिगत अर्थशास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु समष्टि अर्थशास्त्र जहाँ एक और महत्वपूर्ण समस्याओं जैसे बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, असंतुलित बजट, निर्धनता, आर्थिक विकास, अर्थव्यवस्था में सरकार का महत्व, आर्थिक नियोजन आदि का अध्ययन करता है, वहीं इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। तो अब हम ये देखें कि व्यष्टिगत अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या हैं। सबसे प्रमुख सीमा समष्टिगत अर्थशास्त्र की है व्यक्तिगत इकाइयों पर निर्भरता। समष्टिगत अर्थशास्त्र के बहुत से निष्कर्ष व्यक्तिगत इकाइयों के योग के आधार पर निकाले जाते हैं, परंतु वास्तव में यह ठीक नहीं है, क्योंकि जो बातें व्यक्तियों के संबंध में सत्य होती हैं वे जरूरी नहीं कि सारी अर्थव्यवस्था के संबंध में भी सत्य हों। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति मुद्रा के रूप में बचत कर सकता है, परंतु यदि सभी व्यक्ति ऐसा करने लगेंगे तो कुल मांग कम हो जाएगी। कुल मांग कम होने से उत्पादन कम होगा, इससे राष्ट्रीय आय पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तथा अंततः कुल बचत बढ़ने के स्थान पर कम हो जाएगी। व्यक्तिगत इकाइयों की योगदान की उपेक्षा की गई है। इस प्रकार हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषाएं, उपयोग, सीमाएं तथा महत्व को देखा। ये दोनों सर्वथा अलग हैं या इनमें कुछ संबंध है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब हम ये देखते हैं कि व्यष्टिगत अर्थशास्त्र तथा समष्टिगत अर्थशास्त्र में संबंध क्या है। दोनों ही आर्थिक विश्लेषण की विधियां हैं और इस रूप में ये दोनों एक दूसरे की प्रतियोगी नहीं हैं बल्कि पूरक हैं। एक के अध्ययन के लिए दूसरे का अध्ययन आवश्यक है। इसको प्रोफेसर सैमुअलसन ने बहुत ही स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। उनके अनुसार वास्तव में व्यष्टिगत अर्थशास्त्र तथा समष्टिगत अर्थशास्त्र में कोई विरोध नहीं है, दोनों अत्यंत आवश्यक है। यदि आप एक को समझते हैं और दूसरे को नहीं समझते तो आप अर्ध शिक्षित हैं। अर्थात व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए समष्टिगत अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक है और समष्टिगत अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए व्यष्टिगत अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए समष्टिगत अर्थशास्त्र किस तरह आवश्यक है। उदाहरण हम ले सकते हैं व्यक्तिगत आर्थिक
विश्लेषण में एक जो मान्यता ली जाती है, अन्य सभी बातें समान रहने की मान्यता। ये मान्यताएं वास्तव में अर्थशास्त्र के या कहें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित है, जो समष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरी ओर समष्टिगत अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए व्यष्टिगत अर्थशास्त्र किस प्रकार आवश्यक है? सभी समष्टिगत इकाइयाँ योग या समूह होती हैं और योग व्यक्तिगत इकाइयों से बने हुए होते हैं। जैसे राष्ट्रीय आय के अध्ययन के लिए प्रति व्यक्ति आय का अध्ययन महत्वपूर्ण है। उसी के द्वारा सरकार अपने निर्णय लेती है, उद्योग अपने निर्णय लेते हैं। इसी तरह सभी फर्में मिलकर उद्योग बनाती हैं और सभी उद्योग मिलकर अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं। व्यष्टिगत अर्थशास्त्र और समष्टिगत अर्थशास्त्र के अब तक के विवेचन से यह तो स्पष्ट ही हो गया कि इन दोनों के बीच में व्यापक अंतर है। इस अंतर को हम कैसे समझ सकते हैं? यदि हम सिस्टमैटिकली इस अंतर को देखना चाहें तो सबसे पहला जो अंतर हमें मिलता है वो सामूहिकता के अंश में अंतर हम कह सकते हैं। अर्थात व्यक्तिगत तथा समष्टिगत अर्थशास्त्र के आर्थिक तत्वों की सामूहिकता के स्तर में या अंश में अंतर पाया जाता है। व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में अकेली आर्थिक इकाई जैसे एक फर्म, एक उपभोक्ता अथवा आर्थिक इकाइयों के एक छोटे समूह जैसे एक उद्योग से संबंधित आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टिगत अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था की सारी फर्मों की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, इसमें उद्देश्यों की भिन्नता पाई जाती है। जहाँ व्यष्टिगत अर्थशास्त्र का उद्देश्य साधनों के उचित बंटवारे का कुशलतम आवंटन से संबंधित है। इससे संबंधित सिद्धांतों, समस्याओं, नीतियों का अध्ययन किया जाता है। वहाँ समष्टिगत अर्थशास्त्र का उद्देश्य साधनों का पूर्ण रोजगार तथा साधनों के विकास करने से संबंधित समस्याओं, सिद्धांतों तथा नीतियों का अध्ययन है। तीसरा, जो प्रोफेसर जी थिमैया के द्वारा बताया गया है, व्यष्टिगत तथा समष्टिगत अर्थशास्त्र में उन्होंने मुख्य अंतर यह माना है कि व्यष्टिगत अर्थशास्त्र की समस्याओं का मुख्य निर्धारक कीमत है, जबकि समष्टिगत अर्थशास्त्र की समस्याओं का मुख्य निर्धारक तत्व आय है। व्यक्तिगत अर्थशास्त्र में उपभोक्ता, उत्पादक, उत्पादन के साधन आदि आर्थिक इकाइयां अपने निर्णय मुख्यतः कीमतों के आधार पर लेते हैं, वस्तुओं की कीमतें, साधनों की कीमतें। इसके विपरीत समष्टिगत अर्थशास्त्र में कुल उपभोग, कुल निवेश, कुल बचत आदि से संबंधित निर्णय मुख्यतः कुल आय या व्यक्तिगत आय या राष्ट्रीय आय इनके आधार पर लिए जाते हैं, अर्थात आय के आधार पर लिए जाते हैं, न कि कीमत के आधार पर। चौथी जो इनमें भिन्नता है वो है अध्ययन की विधियों में भिन्नता। व्यष्टिगत अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को बनाते समय हम ये मान लेते हैं कि अन्य बातें समान रहेंगी। इसका अर्थ यह हुआ कि हम किसी क्रिया से संबंधित केवल महत्वपूर्ण तत्वों के संबंध का अध्ययन करते हैं। जैसे मांग के नियम में हम केवल मांग तथा कीमत के संबंध का अध्ययन करते हैं। मांग पर आय, रुचियों, आदतों, दूसरी वस्तुओं की कीमतों आदि के पड़ने वाले प्रभाव को हम स्थिर मान लेते हैं। हम इन प्रभावों का अध्ययन नहीं करते हैं। अध्ययन की इस विधि को आंशिक
कहा जाता है। इसके विपरीत समष्टिगत अर्थशास्त्र में आर्थिक तत्वों को बड़े बड़े महत्वपूर्ण समूहों में बांट लिया जाता है, जैसे कुल मांग, कुल पूर्ति, कुल उपभोग, कुल निवेश। इन तत्वों की परस्पर निर्भरता का अध्ययन किया जाता है। एक आर्थिक तत्व में परिवर्तन आने पर दूसरों पर भी प्रभाव पड़ता है। इस विधि को अर्धसामान्य संतुलन विधि कहा जाता है। एक बड़ा अंतर व्यष्टिगत अर्थशास्त्र और समष्टिगत अर्थशास्त्र में है समष्टिगत विरोधाभासों की वजह से। व्यक्तिगत तथा सामूहिक क्रियाओं में कई बार विरोधाभास पाया जाता है। इसका अर्थ यह है कि यद्यपि व्यक्तियों के जोड़ से समाज की रचना होती है, परंतु कई कार्य जो एक व्यक्ति के लिए लाभदायक सिद्ध होते हैं वे सारे समाज के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इस प्रकार के कार्यों को विरोधाभास कहा जाता है या समष्टिगत विरोधाभास कहा जाता है। जैसे यदि एक व्यक्ति अपनी आय का अधिक भाग जमा करता है, जैसे हमने पहले देखा था बचत करता है, तो उसके लिए लाभदायक होगा। परंतु यदि सारा समाज अधिक बचत करता है तो उपभोग कम होगा, मांग कम होगी और उत्पादन कम होगा, आय कम हो जाएगी। इस प्रकार समाज के लिए अधिक बचत करना हानिकारक होगा। यदि एक व्यक्ति बैंक से अपनी सारी जमा राशि निकाल लेता है तो कोई हानि नहीं होगी, परंतु सभी व्यक्ति यदि सामूहिक रूप से बैंक से अपनी सारी जमा राशि निकाल लेते हैं तो बैंक फेल ही हो जाएगा। इसी तरह से एक मजदूर अपनी मजदूरी की दर में कमी करके रोजगार प्राप्त कर सकता है। कम मजदूरी पर लोग लेने के लिए उसे तैयार हो जाएंगे, उसे रोजगार मिल जाएगा। परंतु यदि सभी मजदूर अपनी मजदूरी की दर में कमी कर देंगे तो उनकी आय कम हो जाएगी और रोजगार नहीं बढ़ेगा। कुल मांग कम होगी, कुल उत्पादन कम होगा तथा रोजगार बढ़ने के स्थान पर कम हो जाएगा। इस प्रकार के विरोधाभास व्यष्टिगत तथा समष्टिगत अर्थशास्त्र में अंतर उत्पन्न करते हैं। और यदि हम मान्यताओं की बातें करें तो दोनों की मान्यताएं भी अलग अलग होती हैं। व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में मान लिया जाता है कि देश में पूर्ण रोजगार है, कुल उत्पादन तथा कुल व्यय निश्चित है। इन मान्यताओं के आधार पर यह जानने की कोशिश की जाती है कि साधनों का इष्टतम बंटवारा कैसे हो तथा विभिन्न आर्थिक इकाइयां संतुलन की स्थिति कैसे प्राप्त करती हैं। इसके विपरीत समष्टिगत अर्थशास्त्र की यह मान्यता है कि देश में साधनों का इष्टतम बंटवारा हो रहा है। इस मान्यता के आधार पर यह जानने का प्रयत्न किया जाता है कि साधनों को पूर्ण रोजगार कैसे प्राप्त हो। इसी से निकल के आता है एक अंतर जो प्रोफेसर पेंटिंगटन, प्रोफेसर क्लोवर आदि के द्वारा बताया गया है। वो है विश्लेषणात्मक अंतर। व्यष्टिगत तथा समष्टिगत अर्थशास्त्र में यह अंतर है कि व्यष्टिगत अर्थशास्त्र का संबंध संतुलन की स्थिति में आर्थिक तत्वों के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि समष्टिगत अर्थशास्त्र का संबंध असंतुलन की स्थिति में सामूहिक आर्थिक तत्वों के व्यवहार के अध्ययन से है। तो ये भी एक भिन्नता बताई गई है प्रोफेसर पेंटिंगटन और प्रोफेसर क्लोवर के द्वारा। परिवर्तन से संबंधित विभिन्नताएं भी दोनों सिद्धांतों में पाई जाती हैं। कई आर्थिक क्रियाएं व्यक्तिगत दृष्टिकोण से तो बदल रही हैं, परंतु सामूहिक दृष्टिकोण से ये स्थिर रहती हैं। उदाहरण के लिए कई परिवारों में सदस्यों की संख्या बढ़ सकती है, परंतु कई परिवारों में उतनी ही कम हो सकती है। इसलिए सब परिवारों का औसत निकालने पर कुल जनसंख्या में कोई भी परिवर्तन न होने की संभावना हो सकती है। निष्कर्ष के रूप में हम प्रोफेसर बोल्डिंग का कथन कह सकते हैं। उन्होंने कहा है कि व्यष्टिगत तथा समष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर को एक पेड़ तथा एक वन के उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। उनके अनुसार जिस प्रकार एक वन बहुत से वृक्षों से मिलकर बना है, उसी प्रकार एक अर्थव्यवस्था बहुत से व्यक्तियों का समूह है।
एक पेड़ तथा वन में जो अंतर है, जैसे पेड़ नष्ट हो जाता है परंतु वन बढ़ता जाता है। एक पेड़ में आग लगाना कठिन होता है परंतु वन में आग तेजी से फैलती है, आदि व्यक्तिगत दृष्टिकोण से अलग और सामूहिक दृष्टिकोण से अलग होती हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग के इस कथन से हम अपने विषय का अंत कर सकते हैं। व्यष्टिगत तथा समष्टिगत अर्थशास्त्र में पाए जाने वाले अंतर के कारण यह नहीं समझना चाहिए कि ये दोनों विभिन्न क्रियाएं हैं। ये तो वास्तव में आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन की विभिन्न विधियां हैं। धन्यवाद।